हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज यानी कि 29 अक्टूबर के हमारे स्टॉक्स एंड न्यूज़ हैं एनटीपीसी और आरबीएल बैंक। कल दोनों ही कंपनीज ने मार्केट आवर्स के बाद अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इनके रिजल्ट कैसे रहे और आगे क्या इस शेयर को लेना चाहिए या इसको भी अवॉइड करना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एनटीपीसी की, तो आपने अगर इनके रिजल्ट आने के बाद कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी होंगी तो आप मे बी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इनके प्रॉफिट बढ़े हैं और कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इनके प्रॉफिट कम हुए हैं। तो उसका रीजन ये है कि अगर हम स्टैंड अलोन बेसिस पे देखें यानी कि इनके जॉइंट वेंचर्स या सब्सिडरीज कंपनीज जो हैं उनके प्रॉफिट को या रेवेन्यू को इंक्लूड ना करें, तो इनके जो प्रॉफिट हैं वो 8.4% से पिछले साल के कंपैरिजन में गिरे हैं। तो इनका प्रॉफिट आप यहाँ पे दो कॉलम में देख सकते हैं स्टैंड अलोन बेसिस पे। तो इनका 3211 करोड़ का प्रॉफिट रहा जो कि पिछले साल से 8.4% कम हुआ है। और ये एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन से इनके रिजल्ट खराब आए हैं। और अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो ये पिछले साल के कंपैरिजन में 14.7% बढ़ा है स्टैंड अलोन बेसिस पे। और ये जो स्ट्रीट एस्टीमेट बता रही थी उससे ज्यादा आए हैं। तो यानी कि रेवेन्यू इनका एक्सपेक्टेशन से बेटर आया है लेकिन प्रॉफिट स्टैंड अलोन बेसिस पे एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम आए हैं। और जो रेवेन्यू बढ़ने का कारण है वो यही है कि जो पावर की डिमांड आपने पीछे सुना होगा, लगातार न्यूज में थी कि इकोनॉमी खुलने के बाद पावर की डिमांड बढ़ी है। और ये सबसे बड़े पावर जनरेटर हैं भारत के, तो उस वजह से इनके रेवेन्यू बढ़े। और जो इनके प्रॉफिट कम हुए हैं उसका रीजन ये है कि जो ओवरऑल इनकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो काफी बढ़ गई। जैसे कि कोल ये यूज करते हैं पावर जनरेट करने के लिए और कोल के प्राइसेस बहुत बढ़े हुए थे। इसके अलावा कुछ इनकी अदर इनकम में कमी देखी गई और इनके टैक्स एक्सपेंसेस बढ़े जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट पे थोड़ा दबाव दिखा। और अगर हम कंसोलिडेटेड बेसिस पे बात करें यानी कि इनके जॉइंट वेंचर्स और सब्सिडरीज कंपनीज को उसमें ऐड कर दें, तो इनका जो प्रॉफिट है पिछले साल के कंपैरिजन में 6% बढ़ा। और क्वार्टरली अगर देखें तो 7% बढ़ा। और वहीं रेवेन्यू की बात करी जाए तो वो पिछले साल के कंपैरिजन में 17% और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 8% बढ़ा। और उसमें जो मेन इनके रीजन है कि इन्होंने जो नई कैपेसिटी लगाई है वो कमर्शलाइज किया है उनको, बाकी पावर की डिमांड बढ़ी है। तो इन सब वजहों से इन्होंने अच्छा किया है। और अगर हम इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें तो इन्होंने पिछले 6 महीने में यानी कि फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में 3990 मेगावाट की नई इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंक्रीज करी है। इसके अलावा कोल प्रोडक्शन की बात की जाए तो ये कोयला भी प्रोड्यूस करते हैं और पीछे अगर जैसे कोयले की शॉर्टेज चल रही थी तो इन्होंने कोयला काफी प्रोड्यूस किया इन हाउस। तो इन्होंने 2.02 मिलियन मेट्रिक टन कोयला प्रोड्यूस किया, जो कि अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो वो पिछले साल सेम क्वार्टर में 0.77 मिलियन मेट्रिक टन था। और फ्यूल कॉस्ट की बात करें जो कि सबसे बड़ा रीजन रहा इनके प्रॉफिट कम होने का, वो उनका जो ओवरऑल फ्यूल बिल है वो 31% बढ़ा पिछले साल के कंपैरिजन में और 17% बढ़ा पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, क्योंकि लगातार फ्यूल कॉस्ट बढ़ रही है। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि मिले जुले रिजल्ट रहे। थोड़ा सा रेवेन्यू इनका ठीक ठाक रहा, बेटर देन एक्सपेक्टेशन, बट प्रॉफिट इनका एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन से थोड़ा खराब रहा। आप इस पेज पे इनकी जो डिफरेंट जेवीज और सब्सिडरीज हैं वो देख सकते हैं जिनके की नंबर्स इनके कंसोलिडेटेड नंबर में ऐड हुए हैं और उनको ऐड करके इनका प्रॉफिट पिछले साल से बढ़ा है। तो यानी कि इनकी जेवीज वगैरह ने पिछले साल के कंपैरिजन में अच्छा किया है। तो आप देख सकते हैं कि इनकी कोल बेस्ड काफी सारी जॉइंट वेंचर और सब्सिडरीज हैं, फिर गैस बेस्ड हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं, सोलर पावर प्लांट्स हैं और विंड पावर में बहुत सारी सब्सिडरीज और जॉइंट वेंचर्स हैं। तो अब अगर हम बात करें हमारी सेकंड कंपनी न्यूज यानी कि आरबीएल बैंक की, तो कल इन्होंने मार्केट आवर्स के बाद सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर किए और इनके रिजल्ट काफी डिसअपॉइंटिंग रहे हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए इनके प्रॉफिट की, तो इनका क्वार्टरली प्रॉफिट 31 करोड़ रहा। और हालांकि इनको पिछले क्वार्टर में 459 करोड़ का लॉस हुआ था क्योंकि सेकेंड वेव बहुत ही ज्यादा पीक पे थी उस टाइम पे कोविड की। लेकिन अगर पिछले साल के सेम क्वार्टर की बात की जाए तो इनको 144 करोड़ का प्रॉफिट था। तो वहां से इनको जो प्रॉफिट में कमी देखी गई है वो 78% की है। और इसका जो मेन रीजन है वो इनके असेट क्वालिटी इश्यूज हैं, इनके एनपीएस बढ़े हैं, प्रोविजन इनको बढ़ाने पड़े हैं, तो ओवरऑल असेट क्वालिटी काफी बिगड़ी है।
और इससे बड़ी बात यह है कि जो एनालिस्ट ने एक्सपेक्ट किया था, उन्होंने भी एक्सपेक्ट किया था कि इनका प्रॉफिट थोड़ा कम होगा पिछले साल के कंपैरिजन में, बट ब्लूमबर्ग के एक सर्वे के अकॉर्डिंग 80 करोड़ की इनको उम्मीद थी कि इनका प्रॉफिट रहेगा एक्सपर्ट्स को, तो वहां से 31 करोड़ आना मतलब कि इन्होंने एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन को बुरी तरह से मिस किया है। हालांकि बैंक ने बोला है कि वो अपना जो सेकंड हाफ होगा वहां पे काफी इम्प्रूवमेंट की उम्मीद है उनको, क्योंकि अब सेकंड वेव नॉर्मल हो चुकी है और बैंक अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर रहा है, लेकिन वो तो आने वाले टाइम में देखना होगा, बट अभी के लिए इनके रिजल्ट काफी खराब रहे। और अगर बात की जाए तो इनके जो एनपीएस फ्रेश स्लिपेजेस रही वो 1217 करोड़ रही इस क्वार्टर में, जो कि मेनली इनकी माइक्रो फाइनेंस बुक से और क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो से आई, जो कि सेकेंड वेव कोविड से काफी ज्यादा इम्पैक्टेड रहे। इसके अलावा अगर इनके ग्रॉस एनपीए की बात की जाए तो वो 5.4% हो चुके हैं, जो कि पिछले साल 3.34% और पिछले क्वार्टर में 4.99% थे, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा इनके प्रॉफिट गिरने का। इसके अलावा इनकी कोर नेट इंटरेस्ट इनकम की बात की जाए तो वो 2% घटी है पिछले साल से। पिछले साल 932 करोड़ थी, जो कि घट के 915 करोड़ रह गई है। और उसका रीजन ये है कि इन्होंने कुछ इंटरेस्ट बुक कर लिया था, लेकिन फिर इनको रिवर्स करना पड़ा 130 करोड़ का, तो उसकी वजह से इनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वहां पे भी कमी आई है। और ओवरऑल जो इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी इससे इम्पैक्ट हुआ है, तो अब 4.07% रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 4.4% था। इसके अलावा बैंक ने बोला है कि वो जैसे अब इस प्रेजेंट क्राइसिस को डील करने के लिए अपनी थोड़ी स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे, तो वो अपना माइक्रो फाइनेंस एक्सपोजर जो है लोन का, उसको 10% से नीचे लेकर आएंगे, जो कि अभी 15% के आसपास है। तो ओवरऑल बैंक के रिजल्ट काफी खराब रहे हैं और उम्मीद है कि आज इनके शेयर पे काफी दबाव दिख सकता है। इसके अलावा अगर हम कुछ और की मैट्रिक्स की बात करें बैंक की, तो इनके जो लोन्स हैं उसमें कोई ग्रोथ नहीं देखी गई है, वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं। डिपॉजिट 17% बढ़े हैं, इन्वेस्टमेंट 2% बढ़ी हैं। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट रेशो की बात की जाए तो कासा रेशो थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, 35.4% आई है, जो कि पिछले साल 31% के आसपास थी। ग्रॉस एनपीए काफी खराब हुए हैं, नेट एनपीए खराब हुए हैं। इनकी जो प्रोविजन कवरेज रेशो है वो अभी भी 62% से थोड़ी सी कम है। बैंक ने कहा है कि वो इसको 65% तक लेके जाएंगे। और इसके अलावा कैपिटल एडिक्वेसी रेशो की भी बात करें तो वो भी इनकी पिछले साल से और पिछले क्वार्टर से खराब हुई है, तो 16.3%। तो ओवरऑल रेशो में आप देख सकते हैं कि इनके खराब रिजल्ट की वजह से सभी जगह पे इम्पैक्ट देखा जा रहा है। तो अब अगर बात की जाए आरबीएल की शेयर की, तो अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इन्होंने 3 साल में 60% की नेगेटिव रिटर्न दी है। हालांकि एक साल में 15% की पॉजिटिव रिटर्न है, बट 2021 की बात करें तो ये 13% लगभग गिरा है जनवरी से। और एक महीने में हालांकि इसने थोड़ा 7% की अच्छी रिटर्न दी है, तो बट ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से देखा जाए तो इसने अपने इन्वेस्टर को डिसअपॉइंट किया है। और अगर हम टिकर टेप के प्रिडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो इसका एवरेज प्राइस 225 रुपए बताते हैं, ऑन द हायर साइड 319 और लोअर साइड 140। और करंट जो कल की क्लोजिंग है वो 201 रुपए पे हुई है, तो उनके हिसाब से इनका प्राइस जो शेयर अवेलेबल है वो अभी बिलो एवरेज प्राइस पे है। और अगर फंडामेंटल देखें तो एक स्मॉल कैप बैंक है। इसके अलावा वैल्यूएशन अभी सेंस नहीं बनाता, क्योंकि ये लॉस मेकिंग था पिछले साल में, तो उसकी वजह से वैल्यूएशन इनका सेंस नहीं बनाता है कंपेयर करना। रिटर्न ऑन इक्विटी इनकी काफी कम है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4% के आसपास है, जो कि ठीक है, लेकिन क्योंकि बैंक एक स्मॉल बैंक है तो ये एक चैलेंजिंग है। और इसके अलावा कैपिटल एडिक्वेसी भी रेशो भी इनकी कंपैरेटिवली थोड़ी लोअर साइड पे है। तो अगर मेरी ओपिनियन मानी जाए कि भाई इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि रिजल्ट काफी खराब है, तो आज ये शेयर काफी गिर सकता है। और हो सकता है कि ये मीडियम टू शॉर्ट टर्म में एक बार के लिए 140 रुपए की तरफ जाए, और ये 160 या जो इसका 1 ईयर का लो है 155, वहां तक ये थोड़ा गिर सकता है आने वाले टाइम में। तो मुझे अभी इसमें, अगर मुझे बैंकिंग सेक्टर में रहना है तो मैं कोई बड़े बैंक के साथ रहना पसंद करूंगा, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। तो उनके साथ ज्यादा सेफ ऑप्शन होगी, क्योंकि ये अभी रिस्की हो सकता है, वॉलेटाइल हो सकता है। और बैंक उम्मीद कर रहा है कि इनका सेकंड हाफ अच्छा रहेगा, लेकिन वो देखना होगा। तो अगले क्वार्टर तक या अगले 3 से 6 महीने इसके शेयर में दबाव देखा जा सकता है। तो अब अगर हम वापस एनटीपीसी पे आए और इनके शेयर के बारे में डिस्कस करें, तो इन्होंने 3 साल में तो बहुत ही मिनिमल रिटर्न दी है 3% की, लेकिन पिछले एक साल में 56% तक बढ़ा है। और पिछले 3 महीनों में 18% तक बढ़ा है, क्योंकि पावर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। और ये तब है
जबकि इनका जो शेयर है वो एक वीक में 7% से ज्यादा करेक्ट हो चुका है, क्योंकि एक तो पावर की डिमांड स्टेबल हो रही है, दूसरा रिजल्ट की एंटिसिपेशन में थोड़ी करेक्शन देखी गई है। और अगर ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट्स को देखें तो अर्ली अक्टूबर में शेर खान ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी और उन्होंने इसका टारगेट प्राइस 170 दिया था। और टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो एवरेज प्राइस 155 देते हैं, हायर साइड पे 207 और लोअर साइड पे 115 रुपए। और करंटली ये 137 पे चल रहा है, तो मतलब ये बिलो एवरेज प्राइस पे अवेलेबल है। और अगर कंपनी के फंडामेंटल देखें तो एक लार्ज कैप कंपनी है और इसका वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है, रिटर्न ऑन इक्विटी एवरेज है। तो ओवरऑल अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि रिजल्ट मिले जुले हैं तो थोड़ी सी करेक्शन देखी जाए, हालांकि ऑलरेडी एक वीक में काफी करेक्ट हो चुका है, तो कहना बड़ा मुश्किल है कि किस डायरेक्शन में जाएगा। बट मुझे उम्मीद है कि थोड़ी सी इसमें करेक्शन देखी जा सकती है, और वो मुझे लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इसको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदने के लिए। अगर ये आपको 130 रुपए में मिलता है तो आप ये रफली 20 से 50% की लॉन्ग टर्म रिटर्न के लिए इसको आप खरीद सकते हैं। और उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर हम इनका ओवरऑल अभी करंट सिनारियो देखें तो ये लीडिंग मार्केट शेयर है इनके पास। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात की जाए तो 17% ओवरऑल कैपेसिटी का एनटीपीसी के पास है। और इनका अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात की जाए तो जितनी भी भारत में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसमें से 23% शेयर एनटीपीसी के पास है, और आने वाले टाइम में पावर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, तो आप देखेंगे कि इसके शेयर को इसका फायदा होगा। और अगर रिन्यूएबल एनर्जी के भी प्लान देखे जाएं तो अभी 8.9 गीगावाट कैपेसिटी पे काम करते हैं, जो कि आने वाले 10-11 साल में यानी कि 2032 तक कंपनी का प्लान है कि उसको 60 गीगावाट तक लेके जाएंगे। तो ओवरऑल कंपनी का फ्यूचर अच्छा लगता है। पावर की डिमांड डेफिनेटली बढ़ेगी जैसे इकोनॉमी खुल रही है, या ओवरऑल आप देख रहे हैं कि हर चीज में पावर की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए अच्छी बेट हो सकता है, तो ये कोई भी करेक्शन इसको खरीदने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और रिजल्ट सीजन अभी भी कंटिन्यू है, तो आज भी कुछ बड़ी कंपनीज के रिजल्ट आएंगे, जिसमें से कुछ बड़े नाम है बीपीसीएल, अदानी पावर, डॉक्टर रेड्डीज, श्री सीमेंट, यूपीएल, वेदांता, और बाकी लिस्ट आप इस पेज पे देख सकते हैं। और वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।